गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेफिशिएंट डिमांड, जिसे हम डिफ्लेशनरी गैप के नाम से भी जानते हैं। इसको हम न्यून मांग या अपस्फीति अंतराल भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में डेफिशिएंट डिमांड हम किसे कहते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड की मीनिंग देख लेते हैं। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई रिस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। क्या बता रहा है? न्यून मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है। मतलब यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है कि एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। जो अ, समग्र मांग है, समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जरूर बताना है कि कोरिस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति के साथ आपकी क्या स्थिति विद्यमान है कि जो आपका समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति से कम है। तो ये सिचुएशन आपकी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को बताती है, न्यून मांग की स्थिति को बताती है। हमने इसमें पढ़ा था कि जो समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है तो वो क्या होती है? संतुलन स्थिति होती है। तो जब वो संतुलन स्थिति नहीं बनती है तो वही असंतुलन की स्थिति को हम डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड के रूप में पढ़ते हैं। तो जब मांग से पूर्ति अधिक हो जाती है या मांग पूर्ति से कम होती है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार की कंडीशन भी विद्यमान है, तो ये आपकी डेफिशिएंट डिमांड या न्यून मांग की कंडीशन मानी जाती है। अब इसमें हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि एक्चुअल में हम किस तरीके से जो न्यून मांग या डेफिशिएंट डिमांड है उस डेफिशिएंट डिमांड को हम बता सकते हैं। एक कर्व के फॉर्म में या कर्व के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका ओ एक्सिस जो है इसमें आपका नेशनल इनकम गिवन है, यहाँ पर इनकम गिवन है आपकी, और ओ वाई पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड आपकी गिवन है। हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वो आपके 0 पॉइंट से 45 डिग्री से शुरू होती है। ये आपका जो लाइन आपकी जा रही है ऊपर की ओर, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम इनकम लाइन भी कहते हैं। और ये आपका एग्रीगेट डिमांड जो आपका एडी 0 है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड, और ये एग्रीगेट डिमांड कौन सी है? फुल एम्प्लॉयमेंट प्लान एग्रीगेट डिमांड के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करती है, वो पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, संतुलन बिंदु कहलाता है। या वो बिंदु जो होता है वो अर्थव्यवस्था में क्या कहलाता है? संतुलन उत्पादन या संतुलन अर्थव्यवस्था मानी जाती है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन माना जाता है। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में उस देश की अर्थव्यवस्था संतुलित होती है। ठीक है, अब यहाँ डेफिशिएंट डिमांड को हम ये कैसे बताएंगे या कैसे जानेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या है? न्यून मांग की स्थिति है। तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि हमने मान लो फॉर एग्जांपल हमने प्लान किया कि हमारे अर्थव्यवस्था में 10,000 प्रोडक्शन हमें करना है, या डिमांड जो है वो कितनी है? 10,000 डिमांड है। ठीक है, अब जब हमने उसको अप्लाई किया और हमने जब देखा कि एक्चुअल में डिमांड कितनी हमने प्लान किया था, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में हमने प्लान किया था कि अर्थव्यवस्था में 10,000 की डिमांड होनी है, लेकिन एक्चुअल डिमांड कितनी हुई? जो AD1 के नाम से हम यहाँ जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये हमारा एक्चुअल डिमांड है। ये हमारी एक्चुअल डिमांड 8,000 की ही हुई है ना। तो जब 8,000 की डिमांड हमारी हुई, 10,000 हमने मान के चला था, तो क्या हुआ? यहाँ पर सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? ये डेफिशिएंट डिमांड के नाम से, या इसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, कि जब ये बी पॉइंट से ए पॉइंट पर जब हम आ जाएंगे तो ये वाला जो आपका है ये आपका डेफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है। अब आप जो ये ई पॉइंट देख रहे हो, ये ई पॉइंट क्या है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कौन सा? अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब अल्प रोजगार की स्थिति में ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड कौन सी है? फुल एम्प्लॉयमेंट वाली नहीं, या आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है
कि जितना हमने प्लान करके चल रहे थे कि जितना हम डिमांड होगी उससे कम डिमांड हुई है। तो ये जो एक्चुअल आपकी जो डिमांड है ये आपको ई पॉइंट पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर तो है, लेकिन ये स्थिति क्या है, अल्प रोजगार की स्थिति है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मानी जा रही है। हमने पढ़ा था ना फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होता है, संतुलन की स्थिति तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड यहाँ पर कम हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो आपका ए बी ई वाला जो ये एरिया है ये डिफ्लेशनरी या ये डेफिशिएट डिमांड को बताता है। इसमें क्या होता है, सप्लाई ज्यादा होती है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। तो जब सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉक, जो स्टॉक है, जो सप्लायर का स्टॉक है वो स्टॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। और ये स्थिति क्या कहलाती है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी क्रिएट करती है, यहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और जो उत्पादन करता होता है उसका स्टॉक बिक नहीं पाता है, रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ये आपका न्यून मांग की स्थिति कहलाती है। और यहाँ पर क्या होता है, आय भी क्या हो जाती है, आपकी जो नेशनल इनकम है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से कॉजेस हैं जो डेफिशिएट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप को के लिए जिम्मेदार हैं या कारण के रूप में काम करती हैं। जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था तो हमने एक क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी की बात की थी। तो आप ये जो आपका ओपन इकोनॉमी का जो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इस फॉर्मूले के थ्रू आप आसानी से इसके जो रीजन है, जिसके कॉजेस से जो इसके कारण है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगर मुख्य पूछे आपसे, मेन रीजन पूछे या क्लोज इकोनॉमी के रिगार्डिंग आपसे रीजन पूछे कि जो बंद अर्थव्यवस्था में है, बंद अर्थव्यवस्था में न्यून मांग के क्या कारण हो सकते हैं, तो उसमें आप क्या बताओगे, इसमें आप रिडक्शन ऑफ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर या निजी उपभोग व्यय में कमी और रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या निवेश में कमी, ये आपके मेन रीजन है। इसको क्लोज इकोनॉमी जो हमने पढ़ा था ना, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो ये जो क्लोज इकोनॉमी है इसमें आपके ये दो मेन रीजन के तरह काम करते हैं। एक तो आपका उपभोग व्यय में कमी और दूसरा निवेश व्यय में कमी। इसके अलावा आपके जो ओपन इकोनॉमी है या जो खुली हुई अर्थव्यवस्था में है उसमें ये सारी आपकी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारे इसके क्या है, न्यून मांग के कारण की तरह यहाँ पर काम करते हैं। और इसमें इसके साथ साथ आपका एक करों में वृद्धि भी इसमें और ऐड हो जाती है। तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये न्यून मांग को उत्पन्न करने के कारण है। तो पहला है आपका निजी उपभोग व्यय में कमी या रिडक्शन ऑफ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम निजी उपभोग व्यय में कमी कब होगी, जो हाउस होल्ड है, जो परिवार क्षेत्र हैं, वो परिवार क्षेत्र क्या करते हैं, उनकी जो कंजप्शन कैपेसिटी होती है, कंजप्शन कैपेसिटी जब कम होने लगती है, जब वो उपभोग कम करने लगते हैं, तो उपभोग कम करने का क्या रीजन हो सकता है, या तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी आय को बचा के रख रहे हैं, बचत कर रहे हैं। तो जब कंजप्शन कैपेसिटी कम होती है, लोगों की उपभोग करने की क्षमता कम होती है या लोग बचत प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है, लोग कंजप्शन कम करने लगते हैं। और जब कंजप्शन कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड भी कम होने लगेगा और ये क्या करते हैं, न्यून मांग की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। अगला है निवेश व्यय में कमी। जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होने लगता है, हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, है ना, जो डिस्पोजेबल इनकम वो इंक्रीज होने लगेगी। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ हम बात करें जब निवेश में कमी होगी, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण जब निवेश ही नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से इनकम भी क्या हो रही है, कम जनरेट हो रही है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है लोगों को, या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ना कर पाने के कारण जो इनकम है वो इनकम भी कम हो रही है। तो जब आय कम होगी तो इसका रीजन क्या है, निवेश कम हो रहा है, व्यय कम हो रहा है ना। तो ये भी क्या होता है, आपका न्यून मांग को या डेफिशिएट डिमांड को कम बढ़ाने का काम करते हैं या एक कारण के रूप में
माने जाते हैं। सरकारी व्यय में कमी। अब सरकारी व्यय क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि सरकार क्या करती है, बड़े सारे कामों के लिए व्यय करती है ना। जैसे स्कूल के लिए व्यय करना है, सेफ्टी पर्पज से व्यय करना है, और रोड ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना है। तो जब सरकार अपने सरकारी व्यय में कमी करती है, तो सरकारी व्यय में कमी होने के कारण क्या होता है, लोगों की जो इनकम है, जो आय का फ्लो है, जो इनकम फ्लो है, वो मार्केट में नहीं पहुंच पाता है, या सर्कुलेशन, जो सर्कल फ्लो इनकम का है, वो इनकम फ्लो सही से वर्क नहीं कर पाता है ना। जब सरकार व्यय नहीं करेगी या व्यय में कमी कर देती है, तो लोगों की परचेसिंग पावर कम होने लगती है ना। तो उसके कारण भी क्या होता है, न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, निर्यातों में गिरावट होती है। निर्यात में हम क्या करते हैं कि जब हमारे देश का सामान हम दूसरे देशों में क्या करते हैं, भेजते हैं, तो जब दूसरे देशों में क्या होती है, हमारे देश के सामान की डिमांड कम हो जाती है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट कम होने लगेगा। तो एक्सपोर्ट कम होने के कारण भी क्या हो जाता है, न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आयातों में वृद्धि, जब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करने लगते हैं, तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा होगा, मतलब हमारे देश का जो इनकम है या जो पैसा कहाँ जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है। जब हम आयात ज्यादा करने लगेंगे, भाई बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकम क्या हो रही है, दूसरे देशों में जा रही है। तो ये भी क्या होता है, न्यून मांग की स्थिति को उत्पन्न करता है। करों में वृद्धि, सरकार क्या करती है, कर क्या होते हैं कि जितने भी हाउस होल्ड हैं या जो प्रोड्यूसर है, वो सब क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। टैक्स एक नेसेसरी, आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को कर देना पड़ता है। ये सरकार की इनकम को जनरेट करता है, एक तरीके से सरकार के आय का काम करता है। तो जब सरकार कर में वृद्धि कर देती है, तो जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम होती है, वो डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पर क्या होती है, कम हो जाती है। जो खर्च करने योग्य उनकी आय होती है, यहाँ पर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो सरकार ने कर बढ़ा दिया है, जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, वो पैसा वो जो खर्च कर सकते हैं, जो यूज कर सकते हैं, वो कहाँ, टैक्स के रूप में वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब करों में वृद्धि होगी, तो वो मांग कम करेंगे, और मांग कम करने के कारण क्या हो जाएगी, न्यून मांग की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आपके रीजन है न्यून मांग के कारण, कि जब निजी उपभोग व्यय कम हो जाता है, निवेश में कमी आती है, सरकार भी अपने व्यय कम कर देती है, निर्यातों में गिरावट आता है, आयात में बढ़ जाते हैं, या करों में वृद्धि हो जाती है, तो इस कारण से न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसके क्या परिणाम निकलते हैं, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो जाता है या न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे क्या परिणाम या क्या कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या है, स्टॉक टेंड टू पाइल ऑफ द प्रोड्यूसर, जो उत्पादक का जो स्टॉक है, स्टॉक बढ़ने लगता है। इसमें क्या बता रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो रही है ना। हमने 10,000 माना था कि अर्थव्यवस्था में 10,000 क्या करना है, हमें डिमांड होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, हमारा डिमांड कम हुआ, और सप्लाई सप्लाई हमने 10,000 कर दी, तो 2,000 जो बचा वो क्या है, एक्स्ट्रा है, स्टॉक बचा है। तो वो स्टॉक क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ने लगता है, उनके स्टॉक में वृद्धि होने लगती है। यह स्टॉक उत्पादकों को अपने नियोजित उत्पादन के स्तर को कटौती करने के लिए विवश करता है। भाई जब स्टॉक पहले से ही जब हमारा सामान नहीं बिक पा रहा है, या प्रोड्यूसर का सामान नहीं बिक पा रहा है, तो उसके पास स्टॉक में वृद्धि हो रही है ना, तो वो क्या करेगा, पहले वो स्टॉक को खत्म करेगा, जो उसके पास एक्स्ट्रा स्टॉक हो गए हैं, वो स्टॉक को पहले खत्म करेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, वो प्रोडक्शन में कटौती करेगा, या प्रोडक्शन बंद करेगा। कब तक, जब तक कि वो जो उसका पुराना स्टॉक है, वो पुराना स्टॉक बिक नहीं जाता। फिर क्या है, रोजगार में कमी, है ना। जब प्रोडक्शन बंद करेगा या कम करेगा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्या बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था निम्न स्तर के संतुलन में फंस जाती है, जहां आय कम हो जाती है। अब इकोनॉमी कहाँ फंस रही है, लो लेवल ऑफ संतुलन की स्थिति में, निम्न संतुलन की स्थिति में, यहाँ पर निम्न स्तर के संतुलन की स्थिति में फंस जाती है, जहाँ पर आय कम हो जाती है। आय कम होगी तो इनकम, डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो फिर आय कम होगी, हो जाएगी। तो ये स्थिति हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। अब मेजर्स ऑफ कंट्रोल टू डेफिशिट डिमांड, न्यून मांग को नियंत्रित करने के उपाय। जो न्यून मांग की स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई है, मतलब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड वो सप्लाई से कम हुआ है, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो उसको ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा, फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो सेंट्रल बैंक है हमारा, सेंट्रल बैंक आरबीआई, जब वो
मनी क्रिएशन को कम करती है, या जो मुद्रा की पूर्ति को कम करने का काम करती है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो केंद्रीय बैंक या जो आरबीआई पॉलिसी बनाता है, वो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। फिजिकल पॉलिसी मीन्स राजकोषीय नीति। सरकार जो पॉलिसी बनाती है, ठीक है, वो पॉलिसी आपकी राजकोषीय या फिजिकल पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो मेजर्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी हैं या न्यून मांग को नियंत्रित करने के लिए जो राजकोषीय नीतियां हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से न्यून मांग की स्थिति को नियंत्रित करती हैं। तो टैक्स, कर। अब न्यून मांग की स्थिति को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? टैक्स को कम करेगी, क्योंकि न्यून मांग में क्या है कि मांग नहीं हो रही है अर्थव्यवस्था में। मांग क्या है? जो प्लांट है, प्लांट से क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस स्थिति में सरकार क्या करेगी? करों में कमी कर देगी। तो सरकार जैसे ही करों में कमी करती है, तो करों में कमी होने के कारण जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पहले सरकार जब टैक्स बढ़ाती रहती है, करों में जब वृद्धि हुई रहती है, जिसको कम करती है, तो उसके कारण वो उनका जो मनी है, जो पैसा है, वो पैसा उन्हें कहाँ देना पड़ता था? वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता था, जिससे उनकी परचेसिंग पावर क्या हो रही थी? कम हो रही थी। तो यहाँ पर सरकार जैसे ही टैक्स को कम करेगी, वैसे उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होते ही वो मांग को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और मांग को बढ़ाते ही न्यून मांग की स्थिति क्या हो जाएगी? कंट्रोल में आ जाएगी। सरकारी व्यय। तो न्यून मांग में क्या हो रही? डिमांड कम हो रही, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है, जिसके कारण डिमांड करें। तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी? सरकार अपने व्यय में वृद्धि कर देगी। और सरकारी व्यय में वृद्धि करते ही लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने के साथ साथ लोगों के पास पैसे आएंगे, और वो पैसे आने के कारण उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और न्यून मांग की कंडीशन दोबारा यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी, या इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है। सार्वजनिक उधार। सार्वजनिक उधार में क्या होता है कि सरकार क्या करती है? लोगों से भी उधार लेती है। तो न्यून मांग की स्थिति में मतलब डिमांड कम हो रही है, तो उस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी? लोगों से उधार लेना कम कर देगी। जब लोगों से वो उधार कम लेगी, तो लोगों के पास पैसे बचेंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और उन पैसों का इस्तेमाल क्या करेंगी? वो अपने मांग को क्रिएट करेंगे या मांग में वृद्धि करेंगे। और जैसे ही मांग में वृद्धि करेंगे, तो न्यून मांग की स्थिति यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी। अगला क्या है? आरबीआई से उधार। अब इस कंडीशन में क्या करेगी? सरकार जो है वो आरबीआई से उधार बढ़ा देगी। सरकार आरबीआई से उधार क्यों बढ़ाएगी? ताकि वो सरकारी व्यय में वृद्धि कर सके, लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर सके। और जब रोड ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था वगैरह करेगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, और उन पैसों से क्या करेंगे? वो दोबारा डिमांड को क्रिएट करेंगे। और इस तरीके से अर्थव्यवस्था में जो इनकम का फ्लो है दोबारा कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। और मार्केट में जैसे ही इनकम फ्लो बनेगा, वैसे ही जो न्यून मांग की स्थिति है ये कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पर जो मांग कम हो रही है अर्थव्यवस्था में, वो दोबारा क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। अगला है आपका मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या किस तरीके से न्यून मांग को कम करने के लिए जो मौद्रिक नीति है वो किस तरीके से यहाँ पर उपाय के रूप में अपनाई जाती है या काम कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति पे काम कौन करता है या पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है। तो मौद्रिक नीति की पॉलिसी में हम जो उसके उपाय हैं उसको हमने दो तरीके से बांटा है, टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव आपका क्या? मात्रात्मक, मतलब उसकी मात्रा को कंट्रोल कर रहा है। पूर्ति, जो मुद्रा की पूर्ति बाजार में हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। और यहाँ पर गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटी को क्या कर रही? कंट्रोल कर रही। गुणात्मक तरीके से वो क्या कर रही है? पॉलिसी वगैरह बनाकर न्यून मांग की स्थिति को नियंत्रित करने का काम कर रही है। तो रेपो रेट और बैंक रेट, आपने जब बैंकिंग चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने रेपो रेट और बैंक रेट के बारे में पढ़ा था। क्या होता है बैंक रेट या रेपो रेट? वो रेट होता है जिसमें जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देने का काम करती है। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यून मांग की स्थिति पढ़ रहे हैं। डेफिशिएट डिमांड की स्थिति को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो आरबीआई होती है, सेंट्रल बैंक होती है, उसमें रेपो रेट और बैंक रेट क्या कर देगी? कम कर देगी। तो जैसे ही बैंक रेट और रेपो रेट कम करेगी, तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी क्या करेंगे? अपना इंटरेस्ट रेट वगैरह कम कर देंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो मनी का जो फ्लो है
मनी का फ्लो कहाँ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, है ना। लोगों के पास पैसा आएगा, तो जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो पैसा क्या करेंगे, बाजार में खर्च करेंगे, बाजार में डिमांड को क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मतलब कि जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को कुछ मात्रा में जो कैश है वो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व करके रखना कंपलसरी होता है। तो ये किस तरीके से हमारा डेफिसिट डिमांड को ठीक करता है कि जो सीआरआर है, सीआरआर भी सेंट्रल बैंक क्या कर देती है, कम कर देती है। तो जैसे ही सेंट्रल बैंक सीआरआर कम करेगी, उसके सीआरआर कम करते ही जो मनी का फ्लो है दोबारा कहाँ जाएगा, जो पैसा वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर रहा था कमर्शियल बैंक, वो जब सेंट्रल बैंक इसका रेट कम कर देगी सीआरआर का, तो वो जो मनी का फ्लो है, मनी का फ्लो दोबारा कहाँ चला जाएगा, मार्केट में चला जाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो क्या करेंगे, डिमांड को क्रिएट करेंगे, मांग को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरीके से एसएलआर भी क्या करता है, एसएलआर भी कम कर दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। ये क्या होता है, तरलता अनुपात होता है ना, लिक्विडिटी रेशो होता है, जिसमें जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ गोल्ड या जो सिक्योरिटी वगैरह होती है या कैश पैसे अपने पास रखने होते हैं। तो सेंट्रल बैंक जब उस एसएलआर में कमी करती है, तो कमी करते ही क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट रखनी पड़ती है, वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट कहाँ जाएगी, वो मार्केट में उसका फ्लो होगा, मतलब मुद्रा का प्रवाह दोबारा बाजार में आ जाएगा, और बाजार मुद्रा का फ्लो आते ही दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मांग है, मांग बढ़ने लगेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या करती है, अपने जो बॉन्ड्स सिक्योरिटी वगैरह जो वो क्या करती है, बेचने का काम करती है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्चुअल में मनी का फ्लो कहाँ लाना है, मार्केट में लाना है, मुद्रा का प्रवाह मार्केट में लाना है। तो इसमें क्या करेगी, जो सेंट्रल बैंक है वो सिक्योरिटी को क्या करेगी, बेचेगी, बेचेगी नहीं, खरीदेगी, है ना। खरीदने का मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक है वो पैसा दे रही है कमर्शियल बैंक को, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगी, खरीदेगी और पैसा देगी, तो पैसा दोबारा कहाँ जाएगा, बाजार में वो सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो सिक्योरिटी वगैरह है वो खरीदेगी, और जिससे कि मुद्रा का प्रवाह दोबारा बाजार में होने लगेगा। ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में भी क्या करती, सीमांत आवश्यकता की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल बैंक एक मार्जिन रिक्वायरमेंट लेकर चलती है जब लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, तो उसमें भी क्या कर देती है, कमी कर देती है। ठीक है। नैतिक दबाव बनाती है कमर्शियल बैंक वगैरह पे कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन किया दिया बनाया गया उसका सही तरीके से फॉलो करें। अगर बैंक रेट वगैरह जो भी चीजें कम की जा रही है तो उसको सही तरीके से उसको यूज करें। ठीक है। क्रेडिट की राशनिंग को भी क्या किया जाता है, यहाँ पर कम किया जाता है। तो इस तरीके से क्या करती है, जो सेंट्रल बैंक है इन सब में कमी करके मनी का फ्लो, मनी का सर्कुलेशन कहाँ लाती है, दोबारा वो मार्केट में लाती है, और लोगों के पास पैसे आएंगे, तो पैसे आने से वो डिमांड को क्या कर देंगे, यहाँ पर डिमांड को इंक्रीज करेंगे, और डिमांड जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी, तो जो हमारा डेफिशिएट डिमांड की कंडीशन है वो दोबारा यहाँ पर क्या होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या सरकार जो होती है वो डेफिशिएट डिमांड को कंट्रोल करने का काम करती है।